हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8 साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम। ठीक। और सोलर सिस्टम में हमने बात की थी स्टार्स को लेके, है ना। क्या होता है, स्टार्स कितनी दूरी पे हैं हमसे, है ना। सन भी एक स्टार हमने बताया था, लेकिन वो क्या है, हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू स्टार। तो उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में देखा था कि अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशन, जिसमें कि बहुत ही चर्चित जो हमारे एंशंट माइथोलॉजी में भी है, सप्तऋषि अर्सा मेजर, उसके बारे में हमने देखा। उसके इमेजेस के बारे में हमने समझे, सारी बातें हमने की थी, है ना। तो वहीं से आज अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए सोलर सिस्टम से आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक। तो उसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम क्या होता है, आपने क्या पता कुछ इसके बारे में पहले भी सुना होगा कि जो सन है और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है ना, वो क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। ठीक है ना। रिवॉल्व करती है और क्या बनाती है, सोलर सिस्टम बनाती है। ठीक है ना। सन सन के अराउंड जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो रिवॉल्व करती हैं, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपके सोलर सिस्टम बनाती है। ठीक है ना। इसमें कई सारी लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि प्लैनेट्स होंगे आपके, है ना, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, और मीटियोर्स। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जो सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो उनको क्या करता है, रिवॉल्व करने में मदद करता है ना। ग्रेविटेशनल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। तो अर्थ जैसे कि आप जानते हैं वो भी क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। ठीक है ना। अर्थ एक क्या है, प्लैनेट है। और इस तरीके से क्या है, आपके 7 अदर और प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो 8 प्लैनेट हैं इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, वो क्या क्या है, पहला आपका मरकरी आता है ना। उसके बाद आपका वीनस है, देन अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। जैसे कि आप फिगर में भी आप देखेंगे इधर इस तरीके से, ये आपके पास क्या है, सोलर सिस्टम है। और सन क्या है, सन आपका एक फोकस में है ना, सेंटर में। जैसे आपने देखा होगा, मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं कि सपोज आपके पास क्या है, ये सेंटर है ना। सेंटर, ये आपके पास सर्कल है, और सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर पॉइंट में कौन है, आपका सन है। और उसके अराउंड सारे चीजें क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। तो प्लैनेट कौन कौन से हैं इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, वो है मरकरी, देन वीनस आप देख रहे हैं, फिर आपके पास अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से आपके पास ये प्लैनेट है। तो ये सारे मिला के एक क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये पढ़ा होगा कि पहले आपके पास 9 क्या थे, प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में, है ना। आपने सुना होगा बहुत बारी पहले कि आपके पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे सोलर सिस्टम में। ठीक है ना। तो 2006 तक 9 प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम में मिलते थे। जो प्लूटो है, प्लूटो वो आपका क्या था, वो आपका फारदेस्ट प्लैनेट था सन से। सबसे लास्ट प्लैनेट क्या था, प्लूटो था। लेकिन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, IAU, उसने क्या कहा, उसने एक नई डेफिनेशन दी प्लैनेट्स के बारे में, है ना। और प्लूटो उस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो आपका सोलर सिस्टम का प्लैनेट अब नहीं रहा, है ना। समझ आई आपको बात। एक क्राइटेरिया होता है हर चीज का, एक क्राइटेरिया। जैसे कि आप सपोज एक आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, तो स्कूल में एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, है ना, जो आपको फिल करने होते हैं। जैसे आपका टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट में पास हो गए देन जाके आपको एडमिशन मिलेगा। तो ऐसी कुछ क्राइटेरिया रखा गया प्लैनेट्स के बारे में, है ना। एक बनाया गया क्राइटेरिया, डेफिनेशन सेट की गई, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा। और उस डेफिनेशन के अंदर प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए उसको अब हम प्लैनेट नहीं मानते, इसलिए 9 के बजाय अब 8 ही हमारे पास प्लैनेट है। ठीक है ना। तो और हम चलते हैं इन सबके बारे में, जितने भी आपके सोलर सिस्टम के जो फैमिली है उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो सन के बारे में हम देखेंगे, है ना। सन के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक। तो सबसे पहला सन,
है ना। सन, तो हमने कहा था कि जो सन है वो क्या है आपका, सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी क्या है, स्टार है, और वो नियरेस्ट स्टार है हमसे, है ना, अर्थ से वो क्या है, सन नियरेस्ट स्टार है। और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को इमिट करता रहता है ना, कॉन्टिन्यूसली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को इमिट करता रहता है। उसी वजह से तो आप देख पाते हैं कि डे टाइम में आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, सन ही क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। रात के टाइम पे क्या होता है कि सन क्या हो जाता है आपका, सेट हो जाता है, सनसेट हो जाती है, जिस वजह से हमें फिर आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सन क्या कर रहा है आपका, कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है, इमिट करता रहता है हीट और लाइट को, है ना। तो सन क्या है, ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी है अर्थ में उसका सोर्स है, सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक। तो इनफैक्ट जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके लिए जो मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट का काम करता है वो कौन करता है, सन करता है, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, सन क्या है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था सन के बारे में, जब हम स्टार देख रहे थे कि जो सन है वो 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, और वो क्या है, एक स्टार की तरह ही है, ठीक है ना। देन प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट, सन के बारे में आपने सोलर सिस्टम में देखा, सन के बारे में आपने समझा क्या है। अब ये जो 8 प्लैनेट है इनके बारे में हम समझेंगे। जो प्लैनेट है, प्लैनेट भी हमें स्टार के जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। प्लैनेट भी स्टार के जैसे दिखते हैं लेकिन इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, ये सनलाइट की लाइट को, जो सनलाइट इन पे पड़ती है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं ये, है ना। क्या करते हैं, दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, है ना, और इस वजह से चीज करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्लैनेट और स्टार के बीच का दूरी कितनी होगी, है ना। तो जो सिंपलेस्ट मेथड है ये आइडेंटिफाई करने का कि जो प्लैनेट है और स्टार है वो कितनी दूर है, तो ये है कि भाई आपके जो स्टार हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसा नहीं करते। प्लैनेट क्या है, ट्विंकल नहीं करते। ऑल्सो प्लैनेट क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार, स्टार के रिस्पेक्ट में प्लैनेट अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो एक प्लैनेट जिसके पास क्या होता है, डेफिनेट पाथ होता है, वो क्या करता है, प्लैनेट के पास क्या होता है, एक डेफिनेट रास्ता है, जिस रास्ते पे चलते चलते वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और उस डेफिनेट पाथ को, है ना, उस डेफिनेट पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो हम बोलेंगे अ प्लैनेट हैज डेफिनेट पाथ, प्लैनेट हैज डेफिनेट पाथ, प्लैनेट के पास क्या होता है, डेफिनेट पाथ होता है, ठीक है ना, इन विच इट रिवॉल्व्स, इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो डेफिनेट पाथ का ऑर्बिट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नेपच्यून घूम रहा है इस पर्टिकुलर पाथ में, तो इसे हम ऑर्बिट कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं ऑर्बिट। इसी तरीके से जुपिटर भी है, घूम रहा, सैटर्न भी, अर्थ भी, मरकरी, वीनस, तो ये जो डेफिनेट पाथ होता है इसी को हम क्या कहते हैं, वही हम ऑर्बिट कहते हैं। तो जो टाइम मिलता है किसी भी प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, वो उसका क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है ना। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की एक कोई भी प्लैनेट सन का चक्कर लगाने में पूरा कितना समय लेता है ना। सपोज वो प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सन है, प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको मैं ए पोजीशन मान लेता हूँ, ए पोजीशन से घूम के वापस ए पोजीशन पे आया, इसको आप रेवोल्यूशन कहते हैं कि पूरा चक्कर उसने सन के अराउंड लगाया। तो इस पूरे चक्कर को कितना समय वो कंप्लीट करता है, इसी को क्या कहते हैं हम, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे प्लैनेट की जो दूरी है वो सन से बढ़ती चली जाएगी। यानी जो सन के ज्यादा पास वाले जो प्लैनेट हैं वो जल्दी क्या करते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं, और सन से जो दूर वाले प्लैनेट हैं वो क्या करेंगे, आपके ज्यादा समय लेंगे पूरा रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आपका इंक्रीज करता है एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन,
ठीक है ना, आई बात समझ में, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। चलिए अब एक एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी के द्वारा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको दे रखा कि आप क्या करो, एक प्ले ग्राउंड में जाओ अपने 4 या 5 दोस्तों के साथ, और आप 4 सर्कल बना लो अलग अलग रेडियस के, जैसे 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर, है ना। इसकी आप क्या कर लो, अलग अलग रेडियस आप इसकी बना लो, ठीक है ना। और सबका एक कॉमन सेंटर रख लो, है ना। ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैथ्स में आप पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कि सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ये है, उसके बाद हमने एक और सर्कल बनाया, उसका भी सेंटर यही है, एक और सर्कल बनाया, उसका भी सेंटर यही है, फिर एक और सर्कल बनाया, उसका भी सेंटर ये, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सारे इतने सारे सर्कल, 2 या 2 से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। मैथ में आप पढ़ेंगे। तो आप क्या करिए, अपने किसी भी एक दोस्त को बोलिए कि वो सेंटर पे खड़ा हो जाए, है ना, और सन की जैसे रिप्रेजेंट करे, और बाकी 4 फ्रेंड को बोले कि वो आपके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स की पोजीशन ले ले। और फिर क्या बोलना है आपने, अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि वो क्या करिए, मूव करो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझते हैं, जैसे कि आपका क्लॉक होती है 12, 6, 3, 9, है ना। तो क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे चलती है आपकी, इधर से चलती है ऐसे, ये चलती है ना क्लॉक। तो ये तो आपकी क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 12 से वापस 12 पे आ। लेकिन हम क्या करें, इधर 12 से वापस 12 में आने में ये वाला रास्ता ले, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अपोजिट जा रहे हो आप, पहले इस तरीके से जा रहे हो। तो क्या बोलिए, किसी भी उन सारे दोस्तों को बोलिए कि वो सन के अराउंड घूमे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने अपने रास्ते में, और क्या वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं कि नहीं करते, है ना। एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इस तरीके से आप फिगर में देख पा रहे हैं कि प्लैनेट क्या कर रहे हैं, मूव इन देयर ओन ऑर्बिट। प्लैनेट क्या करते हैं, अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं। आपने देखा वो बीच में जो गर्ल है वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है सन की, और बाकी एक आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कोलाइड, बिल्कुल भी इनके बीच में कोलेजन इनके बीच में कुछ भी नहीं होता। आई बात समझ में। तो बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में जो प्लैनेट है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है, जैसे कि एक लट्टू रोटेट करता है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं कि लट्टू क्या करता है, जब आप लट्टू, आपने भी खेला भी होगा इसको अपने घरों में, आप लट्टू को जब रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो क्या करता है, एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, रोटेट करता चला जाता है, रोटेट करता है ना। इसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो प्लैनेट रिवॉल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी करते हैं अपने एक्सिस में, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और जो समय लगता है एक प्लैनेट को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, उसे हम पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जैसे हमने बोला था कि भाई एक प्लैनेट को पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को करने में, उसको हम बोलते थे क्या, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे रोटेशन को करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ रोटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपके कुछ जो प्लैनेट्स हैं, जो बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, है ना, आर नोन टू हैव मून या सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। कुछ प्लैनेट के पास क्या है, अपनी सैटेलाइट्स भी है जो उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट्स अब जनरली क्या होती है कि किसी प्लैनेट के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो हम उसको उसकी सैटेलाइट बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्लैनेट के क्या है, कुछ सैटेलाइट्स भी है ना। ये है, तो हमने बात बताई कि भाई सैटेलाइट एक्चुअल में होती क्या है। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट, है ना, एनी सेलेस्टियल बॉडी, any celestial body revolving around another celestial body, revolving around another celestial body, ठीक है, इज कॉल्ड सैटेलाइट, है ना। तो जो प्लैनेट है वो भी सेलेस्टियल बॉडी है, और उसके अराउंड एक और सेलेस्टियल बॉडी घूमे तो उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं।
है ना। तो अर्थ क्या है, अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन, है ना, ठीक है ना। दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो हम अर्थ को भी क्या कह सकते हैं, सन की सैटेलाइट कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, घूम रही है अर्थ के अराउंड, लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं, उसे प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट ऑफ सन बोलते हैं। अच्छा, और दूसरा एक और टर्म हम क्या करते हैं, हम सैटेलाइट हैं उन बॉडीज के लिए जो क्या करती है, प्लैनेट के अराउंड घूमती है ना। तो जो मून है वो आपकी अर्थ की सैटेलाइट है ना। मून के बारे में हमने पढ़ा था पिछले में, हमने फेजेस ऑफ मून देखे थे। हमने देखा था न्यू फुल मून डे आता है, ठीक है ना। फुल मून डे, मून की जो शेप है चेंजेस होती रहती है फेजेस ऑफ मून में, है ना। और देन फिर वो अगला फुल मून के बाद न्यू मून डे आता है, फिर धीरे धीरे उसकी शेप डिक्रीज होने लगती है। हमने मून के बारे में वहां पे पढ़ा था। तो वो जो मून है वो क्या है, आपकी अर्थ की क्या है, नेचुरल अर्थ की क्या है, सैटेलाइट है ना। तो इसलिए इसी तरीके से बहुत सारी मैन मेड सैटेलाइट होती हैं जो क्या करती हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, है ना। तो मैन मेड सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मून है वो तो नेचुरली घूम रही है अर्थ के अराउंड, तो उसे हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं अर्थ की। बाकी और जो हमारे द्वारा भेजी गई है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो एस्ट्रोनॉमी है एंशंट इंडिया में, तो जो एस्ट्रोनॉमी की जो प्रैक्टिस होती है एंशंट इंडिया में, वो ऋग्वेदास में मेंशन है, कम से कम अबाउट 4000 ईयर अगो, है ना। एस्ट्रोनॉमी आप देखते हैं, ज्योतिष वगैरह, है ना, इनकी जो बातें हैं ये ऋग्वेदा में कम से कम 4000 साल ईयर अगो पहले बताई गई है। तो जो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन करा। जो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर थे वो थे आर्यभट्ट, है ना। जो आर्यभट्ट का काम था एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है ना, वो उनकी राइटिंग आर्यभट्टिया में पाया जाता है। वहां पे उन्होंने क्या लिखा, वहां पे उन्होंने 499 सी में 23 ईयर की एज में लिखा था, है ना, कि जो डायमीटर है अर्थ की एज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट, वो क्या होती है, आपकी क्लोज होती है टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू। जो अभी अर्थ की डायमीटर है ना, तो उसी समय उन्होंने बता दी थी कि इतना होगी, अर्थ की जो रेडियस होगी लगभग उसी के में मैच हो जाती है वो, है ना। इसके अलावा जो पॉपुलर व्यू है अर्थ का, ठीक है ना, कि जो अर्थ है वो इमूवेबल है। आर्यभट्ट ने स्टेट किया था कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर की तरह है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। अर्थ क्या है, स्फीयर की तरह है और अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है ना। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि अबाउट साइड्रल पीरियड ऑफ अर्थ कितना होगा, 23 घंटे 56 मिनट एंड 41 सेकंड, है ना। कि भाई अर्थ को रोटेट करने में कितना समय लगेगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड, है ना, जो कि बहुत क्लोज है अब नोन वैल्यू के, जो हमें अब पता है वैल्यू। 24 घंटे में आप देख पाते हैं कि अर्थ क्या करती है, रोटेट कर लेती है ना। रोटेशन से ही क्या होता है, आपका डे और नाइट होता है। तो उस समय आर्यभट्ट ने प्रिडिक्शन कर दी थी कि इतना समय लगेगा। ऑल्सो ये करेक्ट थे कि जो मून और जो प्लैनेट है शाइन करते हैं रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण। इनके पास अपनी लाइट नहीं है, ये सनलाइट की लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही अपना काम चलाते हैं। उन्होंने ये भी बताया था, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था सोलर और लूनर इक्लिप्स का, है ना। आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं, टीवी वगैरह न्यूज़पेपर में आप देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में भी उन्होंने उस समय बताया था कि भाई जब जो शैडो होती है अर्थ की वो आपके मून के ऊपर पड़ती है उसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, और जब शैडो मून की अर्थ के ऊपर पड़ती है उसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, है ना। जब क्या हुआ, अर्थ की शैडो किस पे पड़ी, मून के ऊपर पड़ी, तो वो कहलाता है लूनर इक्लिप्स। और जब मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ती है तो सोलर इक्लिप्स। तो आर्यभट्ट ने आपका जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में वो भी बताई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है आज की हमारी वैल्यू, जो हमें अब पता है वैल्यू, है ना, उसके बहुत ही ज्यादा करीब है। तो ये आर्यभट्ट इस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें बताई थी, ठीक है ना। चलिए ये हुआ। अब बात करते हैं हम, जो हमारे पास प्लैनेट है, एक एक प्लैनेट को लेके कि वो प्लैनेट किस तरीके से और क्या क्या ये चीजें करते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहला प्लेनेट आपका मरकरी। आपने देखा सोलर सिस्टम में सबसे पहला जो सन के अराउंड घूमता है वो क्या है आपके पास, मरकरी है ना, ये मरकरी है। तो मरकरी के बारे में समझते हैं कि मरकरी एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या है। मरकरी को आप बुध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लेनेट मरकरी है वो सबसे पास है सन के क्या है, सबसे पास है, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लेनेट है ना। बिकॉज मरकरी क्या है, सन के बहुत पास है, तो इसको ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ये सन की जो वो है सन की ग्लेयर में ही क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है ना। हावेवर अगर इसको इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बिफोर, जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, है ना। सनराइज से हल्का सा पहले और सनसेट के बाद इसको देखा जा सकता है। उससे पहले तो जो सूरज की रोशनी इतनी होती है कि हम उसमें उसको देख ही नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, है ना। और कहाँ पे होगा ये, हॉरिजॉन के आसपास हमको इस तरीके से। सो ये आपका विजिबल होता है ओनली उन प्लेसेस पे वेयर ट्री और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ हॉरिजन, है ना। कभी आप हॉरिजन देखेंगे, कभी आप हाई माउंटेन्स में जाओ सनराइज और सनसेट देखने, तो आपको वहां पे हॉरिजन्स में क्या होता है, सनसेट और सनराइज देखने को मिलेगा, है ना। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, मरकरी को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन आपको ये जो मरकरी है उसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो ट्री और बिल्डिंग है वो क्या हो रही हो, जो हॉरिजन है उसके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही हो, है ना। तो मरकरी की कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं होती, मरकरी की क्या है, कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। तो आपको बात समझ में आई कि मरकरी की क्या क्या बातें हैं, कि भाई मरकरी एक तो क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना। मरकरी एक, पहली बात मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। दूसरी बात स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। और अगली बात क्या है कि आपका मरकरी के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, है ना। उसकी खुद की अपनी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना। तो ये मरकरी के बारे में बातें हैं। और अगर मरकरी को ऑब्जर्व हम वैसे नहीं कर सकते, जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट में ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आपके पास क्या है, वीनस। अगला जो प्लैनेट है वीनस, शुक्र, ठीक है ना। तो वीनस क्या है, अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर है ना। अर्थ के एकदम पास है वीनस। और ये क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है नाइट स्काई में। वीनस क्या है आपका, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आपका नाइट स्काई में। समटाइम्स जो वीनस है आपका ईस्टर्न स्काई में दिखता है बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले आपको ईस्टर्न स्काई में देखने को मिलेगा। और समटाइम ये आपको वेस्टर्न स्काई में देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर सनसेट, है ना। इसीलिए इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, है ना। इसको आप मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी वीनस को कहते हैं हम, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहने का इसको रीजन क्या है, क्योंकि ये सनराइज से पहले ईस्टर्न स्काई में दिखता है और सनसेट के बाद वेस्टर्न स्काई में दिखता है, इस वजह से, है ना। ऑल दो ये आपका स्टार नहीं है, जो वीनस है स्टार नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। क्यों, हमने देखा था कि भाई जो स्टार है वो आपको अर्थ की कंपेयर में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। और हमने देखा था कि अगर ईस्ट जो स्टार है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो अर्थ क्या होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती थी, है ना। तो वीनस को हम इस वजह से स्टार यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वीनस की कोई अपनी वीनस का ना कोई मून है ना कोई उसकी अपनी सैटेलाइट है ना। इट हैज नो सैटेलाइट,
इट हैज नो सैटेलाइट, ठीक है ना, उसकी क्या है, अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है ना, अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। जो रोटेशन होता है वीनस का अपनी एक्सिस पे, वो समवट अनयूजुअल है ना, रोटेशन उसका क्या है, अनयूजुअल है, और ये रोटेट करती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जो वीनस है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होती है, रोटेट करती है। तो वीनस है ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करती है, आपकी रोटेट करती है, लेकिन जबकि अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो यही रीजन है इसको स्टार बोलने का भी, है ना। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दैट कि जो वीनस है, ऑन वीनस सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट, है ना। वीनस से अगर हम देखें तो जो सन है वो आपका वेस्ट में राइज करता होगा और ईस्ट में सेट होता होगा, क्या हम ये कह सकते हैं। तो अगर आपको कभी चांस मिले तो आप वीनस को एक टेलीस्कोप से देख सकते हो, है ना। तो अब जब आप ऑब्जर्व करोगे वीनस को तो उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं, जस्ट लाइक मून। जैसे मून के फेज थे ना, कि पहले मून की जो शेप है धीरे 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 बढ़ते हुए फुल मून आता है, देन वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए न्यू मून की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से फेजेस ऑफ वीनस में भी ऐसे देखने को मिलता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आपका काफी बड़ा है, फिर ये थोड़ा सा उसकी शेप डिक्रीज हुई, फिर और डिक्रीज हुई, देन आपकी और डिक्रीज हो गई, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपके पास फेजेस ऑफ मून है, ठीक है ना। आई बात समझ में, वीनस के बारे में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला हमारे पास अगला प्लेनेट है अर्थ, है ना। अर्थ, इस अर्थ जो थर्ड प्लेनेट है, ठीक है ना, अर्थ जिसको हम पृथ्वी भी कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड प्लेनेट है जिसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ आपका ओनली प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम भी अर्थ के अंदर रहते हैं, तो लाइफ एग्जिस्टेंस आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, और कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ के लिए। दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एक तो सन से ये अर्थ एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पे जितनी पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इस पे राइट टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। वाटर और सूटेबल एटमॉस्फेयर की जो प्रेजेंस है वो भी यहाँ पे काफी है। ओजोन की ब्लैंकेट है ना। ओजोन की ब्लैंकेट क्या होती है, ओजोन आपके हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एक ओजोन की ब्लैंकेट है जो सन की रेस को क्या करती है, छान के हमारे पास लेके आती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, छान के हमारे पास लेके आती है। तो ये सारे आपके पास अर्थ की कंडीशन है। दूसरा, फ्रॉम स्पेस अर्थ आपको ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन होती है लाइट की वाटर और लैंड मास से। भाई हमारे पास क्या है, अर्थ में काफी अमाउंट में क्या है, वाटर है और लैंड भी है, तो उन दोनों से अर्थ में पानी भी बहुत अमाउंट में है और लैंड भी बहुत अमाउंट में है। उस वजह से लाइट रिफ्लेक्शन के कारण आपको स्पेस से अर्थ ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, वो आपकी परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये क्या है, जो टिल्ट है इसमें वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ में जो सीजन का चेंजेस होता है उसके कारण आपको ये होती है, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि अर्थ रोटेट करती है ऑन टिल्टेड एक्सिस, है ना। टिल्टेड एक्सिस में अर्थ रोटेट करती है। तो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का टिल्ट होना किस बारे में हमें संकेत देता है कि यहाँ पे अर्थ में सीजन्स के चेंजेस होते हैं इस वजह से। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। और कुछ प्लैनेट के बारे में हमने समझा, ठीक। हमने देखा कि जो सन है वो सेंटर में, उसके अराउंड सारे के सारे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उनकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हमने क्या कहा था, ऑर्बिट कहा।
है ना। प्लैनेट क्या करते हैं, प्लैनेट रिवॉल्यूशन सन के अराउंड होता है तो उस समय पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से वो रोटेट भी करते हैं। तो ये सारी बातें हमने आज पढ़ी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।